हेलो एवरीवन। सो वेलकम अगेन इन आवर चैनल CUET वर्ल्ड। और ये जो हमारा सीरीज़ है 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का, इसमें हमारा ये चौथा वीडियो है मेरे पार्ट से। और इससे पहले जो मैंने वीडियो डाले थे उस पर आपके काफ़ी अच्छे रिस्पांस आए हैं, आप सब ने बहुत अच्छे कमेंट भी किए हैं उस पर। इसके लिए काफ़ी हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप अच्छा कमेंट करते हो, तो हमें भी मेहनत करने का मन करता है। तो वेरी थैंक यू फ्रॉम माई साइड। एंड उसी सीरीज में आज जो मैं ये 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और ये काफ़ी एक्सटेंसिव क्वेश्चंस हैं। ये काफ़ी ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे आपको थोड़ा सा रीजनिंग लगाना पड़ेगा। इससे पहले जो भी हमारे क्वेश्चंस थे वो थोड़े ऐसे टाइप के थे जो आपको सीधा सीधा आंसर उसका पता होता। तो मेनली वो जो क्वेश्चन थे वो CUET के पर्सपेक्टिव से ही रख के बनाया गया था। आज का जो क्वेश्चन है वो CUET के पर्सपेक्टिव से तो रख के बनाया ही गया है, पर इसमें हम आपका नॉलेज थोड़ा सा टेस्ट करेंगे कि आपको जानकारी जो है वो कितनी अच्छी है। क्योंकि देखो CUET का लेवल ऐसा है कि उसमें आप कंफर्म नहीं हो सकते कि लेवल कैसे वैरी करेगा, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज उसमें आती हैं, है ना। तो चलो डिस्कस करते हैं सारे क्वेश्चंस को, और उसके साथ साथ देखेंगे कि आपको क्वेश्चंस कितने अच्छे से समझ में आ रहा है। और अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर बहुत अच्छे से दे पा रहे हो तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है CUET के लिए बहुत स्ट्रांग है। तो फिर आपको जो आप कर रहे हो आपको वही करने की ज़रूरत है। तो आज का क्वेश्चन पहला है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन रिलेटेड टू द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। भारत में सिटीजनशिप यानी नागरिकता से लेके जो प्रोविज़न है उनमें से ये कौन कौन से स्टेटमेंट है जो सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सेंटर एंड द स्टेट टू इनेक्ट लॉज फॉर मैटर रिलेटेड टू द ग्रांट ऑफ सिटीजनशिप। तो सबसे पहला स्टेटमेंट ये है कि भाई जो भारत का जो संविधान है वो केंद्र और राज्य दोनों को ये पावर देता है कि जो नागरिकता है उसके लिए जो प्रावधान है वो बनाने के लिए दोनों को पावर देता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? आप अगर आर्टिकल देखोगे, आर्टिकल 5 टू लेकर आर्टिकल 11 तक जो आर्टिकल है तो उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आर्टिकल 11 को आप देखोगे तो ये कहता है कि ये पार्लियामेंट का सोल अधिकार है कि जो सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी लॉज है या ग्रांट करना है ये सिर्फ और सिर्फ सेंटर के डोमेन में आता है। पार्लियामेंट चूँकि सेंटर का है ना, तो वो सेंटर के डोमेन में आता है, स्टेट का इसमें रोल नहीं है। तो वन जो ऑप्शन है वो आपका ये गलत हो गया। ये कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आंसर। तो वन तो गलत हो गया, वन आपका गया। दूसरा है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एन इंडिविजुअल हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग पार्टीशन एंड रिटर्न बैक लेटर कैन नॉट बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है, ठीक है। तो नीदर ऑफ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू, दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है। आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो आप कमेंट कर सकते हो, आपको अगर लग रहा है कि नहीं आंसर ये हो सकता है, ये हो सकता है। हमारे तरफ से जो रिसर्च होता है वही करके क्वेश्चन का आंसर देते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, या मतलब जो हमारा रिसर्च का होता है। हो सकता है कि आप जो मतलब कि डाटा ला रहे हो उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत वेरिएशन हो, तो वो हम बाद में खैर रिव्यू करते हैं, ठीक है। तो ये जैसे इससे पहले वाले सेशन में भी मैंने एक क्वेश्चन दिया था, उसमें एक गलती थी, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सही कर दूंगा। जो क्वेश्चन मार्केट पॉलिटी से रिलेटेड था तो उसका आंसर मॉरिस जॉन्स होंगे, ठीक है। उस वीडियो में शायद आंसर मैंने कुछ और बोल दिया था, पर उसका आंसर मॉरिस जॉन्स होगा, तो वो आप ठीक कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो वो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन वर परफॉर्म बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कौन कौन सा फंक्शन था? ये इजी क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। पहला है कि इट रेक्टिफाइड इंडियाज़ मेंबरशिप टू यूनाइटेड नेशन। इंडिया का जो मेंबरशिप था यूनाइटेड नेशन में, इसको रेक्टिफाई किया था? नहीं, ये तो हमारे मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम नहीं था। हाँ, कॉमनवेल्थ का जो मेंबरशिप है उसको रेक्टिफाई किया था, तो यहाँ पे आप उसको सही कर सकते हो, मतलब याद रख सकते हो कि कॉमनवेल्थ था, यूनाइटेड नेशन नहीं था, तो ये फंक्शन तो नहीं था। दूसरा था कि इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ, ये हुआ था, ये उसने मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसका ये फंक्शन था, राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया था। इट एबॉलिश्ड द प्राइवी पर्सेस। प्राइवी पर्सेस के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये तो इंदिरा गांधी ने किया था, लाइक ये तो 1970s की बात है। प्राइवी पर्सेस कहने का मतलब कि जो भी राजघराने थे उनको कुछ कुछ पैसा दिया जाता था, इसको बंद किया था। तो बैंक नेशनलाइजेशन, प्राइवी पर्सेस, तो ये सारे इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ये काम नहीं था। तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर होगा 2 ओनली। जो दूसरा स्टेटमेंट है कि राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया था वो सही है। थर्ड है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ईजी है।
रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है? आपने डेमोक्रेसी में पढ़ा होगा कि अलग अलग प्रकार का डेमोक्रेसी होता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो सबसे पॉपुलर फॉर्म है वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जो हिंदी वाले हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है कि आप अपने लिए किसी को चुन रहे हो, ठीक है ना, यही तो रिप्रेजेंटेशन होता है कि आपको कोई रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, प्रतिनिधि जिसको बोलते हैं हम। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में पहला स्टेटमेंट है कि इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सिटीजन्स कैन पार्टिसिपेट इन मेकिंग पब्लिक डिसीजन विदाउट द इलेक्टेड ऑफिशियल्स। ये तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का उल्टा हो गया ना। सिटीजन जो है वो अपने लिए पब्लिक डिसीजन नहीं ले सकता बिना इलेक्टेड ऑफिशियल के। आप बिना प्रधानमंत्री के, बिना मिनिस्टर्स के अपने लिए डिसीजन ले सकते हो? नहीं ले सकते हो। तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है कि रेफरेंडम इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रेफरेंडम जो है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मीन्स इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का हो सकता है। तो रेफरेंडम भी नहीं होगा, पहला भी गलत है। तो इसका जो आंसर है वो होगा नीदर 1 नॉर 2। ये इजी क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आपको सब्जेक्टिवली पता होना चाहिए कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होता क्या है। उसके बाद क्वेश्चन में आता है 4 नंबर क्वेश्चन कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू एड हॉक जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज करेक्ट। कौन कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है एड हॉक जज से रिलेटेड। पहला है कि दे आर अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। पहला है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं प्रेसिडेंट से कंसेंट, सलाह मशवरा या कंसेंट लेके। दूसरा है कि दे आर अपॉइंटेड व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ कोरम ऑफ परमानेंट जजेस टू होल्ड और कंटिन्यू एनी सेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कि जब भी मतलब कि वो कोरम नहीं होता या उतने जजेस नहीं हो पा रहे हैं किसी कारणवश। तीसरा है कि इट इज़ देयर ड्यूटी टू अटेंड द सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन प्रायोरिटी टू अदर ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिस। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप अगर देखोगे सारे स्टेटमेंट तो सारे स्टेटमेंट सही हैं। तो इसका आंसर 1, 2 एंड 3 होगा कि चीफ जस्टिस ही उनका अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट के कंसेंट से, और अगर वो तभी होता है जब परमानेंट जज ना हो, और उनकी ड्यूटी ही है सुप्रीम कोर्ट में बैठना, सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी है उनकी। तो जो 4 नंबर क्वेश्चन ये है, इसका आंसर 1, 2 एंड 3 होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पावर एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन एंड पावर की बात करी जा रही है। तो ये कहता है कि हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट। अब ये कन्फ्यूजिंग हो सकता है कि सर हाई कोर्ट है तो वो स्टेट के लॉ पे कुछ बोले, पार्लियामेंट पे कैसे बोल सकता है। एक्चुअली देखो, जो हाई कोर्ट है ना, हमारा इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है, तो हाई कोर्ट के पास भी पावर है कि वो किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। हाई कोर्ट के पास भी वो जुरिस्डिक्शन है। तो पहला जो ये आंसर है वो सही हो, पहला जो ये स्टेटमेंट है वो सही हो गया। दूसरा है कि हाई कोर्ट्स हैव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ओवर डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो क्या हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है जो इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड? तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो बोथ 1 एंड 2 जो है वो सही आंसर हो जाएगा इसका। इसका आंसर भी आप कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखें कि विथ रेफरेंस टू आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। तो डबल जियोपार्डी अगर आपने क्लास लिया है तो आपको मैंने पढ़ाया था। डबल जियोपार्डी मतलब होता है कि आपको एक ही ऑफेंस के लिए, अगर आपने कोई एक गुनाह किया है तो उसके लिए आपको 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती, यही इसका मतलब होता है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि अ पर्सन कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। तो ये तो इसी का मतलब ही डबल जियोपार्डी का यही है, तो ये सही हो गया। दूसरा टेक्निकल है। दूसरा कहता है कि इट इज़ अवेलेबल इन प्रोसीडिंग बिफोर जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। ये जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी दोनों के लिए अवेलेबल है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, ये विचार करने वाली बात है। तो अगर आप लाइव देख रहे हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे करना, आई विल चेक इट। सो इट इज़ अवेलेबल इन प्रोसीडिंग बिफोर जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, ये गलत है क्योंकि वो सिर्फ जुडिशियल केस में है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के केस में नहीं है। जो आर्टिकल 20 के अनुसार वो जुडिशियल कंटेक्स्ट में ही सही है कि अगर आपने कुछ गलत किया है तो जुडिशियरी में आपको जो है डबल जियोपार्डी, आपको एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती। तो इसका ऑप्शन 1 ओनली हो जाएगा जो करेक्ट का है, 1 ओनली, ए ऑप्शन इसका सही है। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। 1947 हमारा भारत आज़ाद हो गया।
कौन कौन से चेंज हो गए थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो 1946 में बन गई थी। 1947 में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो हमारे असेंबली के पास कुछ और पावर आ गए। पहला पावर ही ये था कि टू इट एम्पावर्ड द असेंबली, यानी जो हमारा सभा था, संविधान सभा, उसको ये शक्ति मिली कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो भी लॉ बनाए गए थे, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाए गए थे, वो उन लॉ को वो ख़त्म कर सकती है। तो टू एब्रोगेट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है कि इट कन्फर्ड द लेजिस्लेटिव पावर ओवर द असेंबली। ऑब्वियसली जो असेंबली है वो लेजिस्लेटिव पावर भी कर रही थी, तो इसका स्टेटमेंट दोनों सही हो जाएगा, बोथ 1 and 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो है वो बोथ 1 and 2 सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखो कि विथ रेफरेंस टू अ डिस्ट्रिक्ट जज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि डिस्ट्रिक्ट जज से रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है। तो ही पोजेसेस ओरिजिनल एंड एपेलेट जुरिस्डिक्शन इन बोथ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल मैटर। हाँ, एपेलेट जुरिस्डिक्शन इसके पास है, दोनों सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर में। उसके बाद है कि ही हैज़ द पावर टू इम्पोज एनी सेंटेंस इंक्लूडिंग इम्प्रिजनमेंट एंड कैपिटल पनिशमेंट। देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ही हैज़ द पावर टू इम्पोज, वो इम्पोज कर सकता है मृत्युदंड, कैपिटल सेंटेंस मतलब या कैपिटल पनिशमेंट मतलब मृत्युदंड, तो वो दे सकता है, पर उसको हाई कोर्ट से वैलिडिटी मिलनी होगी। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो इम्पोज तो कर सकता है, पर वो जब तक हाई कोर्ट से नहीं मतलब उसको वैलिडिटी मिलती तब तक वो सेंटेंस मतलब दिया नहीं जाएगा। तो 8 का अगर आप देखोगे तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ 1 and 2 आर दी करेक्ट ऑप्शन। मैंने बोला कि ये जो क्वेश्चन है ये थोड़े मतलब टफ कैटेगरी में है सारे क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा एनालिटिकल आपका जो पॉइंट है, एनालिटिकल आपकी जो पढ़ाई है उसको भी मैं देखना चाह रहा हूँ, या अगर आपने की है तो अगर इन आंसर्स को अगर आप दे पा रहे हो तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। 9th नंबर क्वेश्चन है कि व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट। ये थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, क्यों ज़रूरी है कि रिलीजन को, धर्म को, मतलब जो हमारा स्टेट है उससे अलग करके रखा जाए, क्यों ज़रूरी है ये। पहला है टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम एनी टाइप ऑफ रिलीजियस वायलेंस, बिल्कुल सही है। अगर मान लो कि कोई स्टेट अगर कोई धर्म को मानने लगेगा तो फिर तो वो रिलीजियस वायलेंस करेगा ना अब दूसरे धर्म वाले लोगों पे, तो लोगों को बचाना भी तो कर्तव्य है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो प्रोटेक्ट करता है कि कोई किसी प्रकार की ऐसी सांप्रदायिक हिंसा ना हो या धार्मिक हिंसा ना हो। दूसरा है टू प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन। ऐसा है क्या, रिलीजियस कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन, समझ रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है कि कन्वर्जन कर सकते हो पर वो फोर्सफुल नहीं होना चाहिए। बट इसका सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और दूसरा है टू इनेबल द डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री, कि जो हमारा देश है वो सुचारू रूप से चलता रहे डेमोक्रेटिकली, सब लोगों को इक्वल मतलब कि रिप्रेजेंटेशन मिले, इक्वल हक मिले, इक्वल अधिकार मिले। तो यहाँ तक इसका जो ऑप्शन है 1 and 3 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रिलीजियस कन्वर्जन से सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट पे कोई मतलब ये लिंक नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन 9 का ऑप्शन 1 and 3 होगा। आप अपना आंसर भी कमेंट में बता सकते हो। क्वेश्चन 10 क्या है कि इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द एक्सप्रेशन डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल इज एक्सप्लिसिटली मेंशनड इन। तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल किस में मेंशनड है? एक्सप्लिसिटली मेंशनड इन। आप प्रियम्बल पढ़ते हो, मैंने बार बार आपको बोला है कि प्रियम्बल याद कर लो, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली, क्योंकि आपको अगर प्रियम्बल याद रहेगा ना तो आपके हो सकते हैं 1-2 क्वेश्चन सही हो जाए, क्योंकि कभी कभी वो क्रोनोलॉजी में दे देता है कि क्या है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो इसमें पहले क्या है, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। तो अगर आपको ये याद रहेगा फ्लो में तो आप 1-2 क्वेश्चन का आंसर तो दो ही दोगे। या पूछेगा कि कितने प्रकार की लिबर्टी है या किस किस टाइप की इक्वालिटी है, तो मतलब इसका राइट आंसर प्रियम्बल है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रियम्बल से ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखें तो कहता है कि विथ रेफरेंस टू द फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन सारे स्टेटमेंट को कंसीडर करें, देखें सही है कि गलत है। पहला कहता है कि बोथ इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द फंक्शन ऑफ स्टेट। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, मुझे नहीं लगता ये स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट तो जो है वो इम्पोज करता है रिस्ट्रिक्शन, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो जस्टिसिएबल नहीं है। कहने का मतलब वो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं कर सकता, वो डायरेक्टिव है। उसका मतलब ही ये है कि आप ऐसा काम करो, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप नहीं भी करोगे तो जब फ्यूचर में आपके पास पैसे होंगे तो कर लेना, यही मतलब था डायरेक्टिव प्रिंसिपल का। दूसरा है कि वाइल फंडामेंटल एम एट स्टेबलाइजिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है।
ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल इन नेचर है, ये आपको पॉलिटिकल अधिकार देता है, लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो सोशल और इकोनॉमिक है, सोशल लेवल पे और इकोनॉमिक आर्थिक लेवल पे वो आपको अधिकार देता है। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। 2 ओनली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज ओरिजिनल एंड कनकरेंट विथ हाई कोर्ट। क्या कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का पावर है प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड, कि अगर मान लो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई दिक्कत आ गया तो सुप्रीम कोर्ट के पास वो पावर है कि उसको उस पर वो रिव्यू कर सकता है, सब कुछ बता सकता है। लेकिन इसमें स्टेटमेंट है कि क्या वो पावर जो है वो हाई कोर्ट के पावर के साथ कनकरेंट है, मतलब कि क्या हाई कोर्ट भी दे सकता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट पे कोई जजमेंट, या उस पर कोई मतलब अपना डिसाइड कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, नहीं, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का पावर है, हाई कोर्ट का पावर नहीं है ये। दूसरा है कि द एडवाइस टेंडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द इन्वेस्टिगेशन इनटू कंडक्ट ऑफ मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। कि अगर मान लो कि कोई यूनियन सर्विस कमीशन है, उसने अगर कुछ मिसबिहेवियर किया, तो क्या जो सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस है कि सही किया या गलत किया, अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेट करती है, तो क्या वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग है? ये बिल्कुल बाइंडिंग है, तो 2 नंबर भी सही है। तो पहला आपका क्या हो गया, पहला आपका गलत स्टेटमेंट है, दूसरा आपका सही स्टेटमेंट है। तीसरा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट पावर विद रिस्पेक्ट टू मैटर इन यूनियन लिस्ट कैन बी इनलार्ज्ड बाय प्रेसिडेंट। कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है विथ द रिस्पेक्ट टू मैटर इन यूनियन लिस्ट कैन बी इनलार्ज्ड बाय प्रेसिडेंट। ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट ही गलत है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट, मतलब कि सही नहीं है। तो दूसरा नंबर तो सही है, पहला और तीसरा सही नहीं है, तो 1 and 3 विल बी दी राइट आंसर। ठीक है, ये टफ क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से एनालाइज करोगे, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ऑफ हाई कोर्ट जज। हाई कोर्ट के जज में अपॉइंटमेंट प्रोसीजर पे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आंसर मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से एक बार सर्च करके निकालें और इसका आंसर कमेंट में बताएं। पहला ऑप्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, कि क्या जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वो स्टेट के बाहर, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको रिसर्च खोजने पे मजबूर करेगा सॉरी। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो क्या स्टेट के बाहर का व्यक्ति होता है, कहने का मतलब अगर यूपी का कोई चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का, तो क्या ये यूपी के बाहर का होगा। और दूसरा है कि देयर इज़ नो रोल ऑफ हाई कोर्ट जज और स्टेट गवर्नमेंट इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो ये तो आप देख लेना, ये स्टेटमेंट दूसरा तो खैर बहुत इजी है, पहला स्टेटमेंट आप खोज के और आंसर कमेंट करना बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 14 देखें तो कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटी आर नॉन स्टैच्यूरी इन नेचर। नॉन स्टैच्यूरी कहने का मतलब लीगल नहीं है, कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई फंडामेंटल ड्यूटी को नहीं मानोगे तो आपको कोई सज़ा दिया जाएगा, तो ये सही है स्टेटमेंट। दूसरा है कि फंडामेंटल ड्यूटी हैव बीन अमेंडमेंट ओनली वंस सिंस द इनकॉर्पोरेशन, सही है, बिल्कुल सही है, एक बार ही फंडामेंटल ड्यूटी अमेंड हुआ है। आपको बताना है कब हुआ है, क्योंकि मैं अब इसी डिस्कशन के दौरान ही 3-4 बार बता चुका हूँ, तो आप कमेंट में बताना कब हुआ है। एंड द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या ये सही है? नहीं, हमने रसिया से लिया था, इस पर हमने डिस्कस भी किया था पिछले वीडियो में। तो 1, 2, 3 में सही कौन है? पहला नंबर सही है, दूसरा फंडामेंटल दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है, ठीक है। तो 1 and 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1 and 2 इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फीचर ऑफ इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। आपको पता है ना हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, तो कौन कौन सा फीचर है उसका, कि डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, बिल्कुल सही। सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये इंटीग्रेटेड फीचर का पार्ट नहीं है, तो मुझे नहीं लगता 2 इज़ द राइट आंसर। एंड पावर ऑफ हाई कोर्ट टू हियर अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट, ये भी ऑब्वियसली इंटीग्रेटेड जुडिशियरी का सिस्टम है कि हाई कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट का अपील सुनता है। तो 1 and 3 विल बी द राइट आंसर, 2 इज़ नॉट द, मतलब ये कोई फीचर नहीं है इंटीग्रेटेड जुडिशियरी का। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर चेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। देखो ये क्वेश्चन मैंने डाला ही इसलिए है ताकि आप इस क्वेश्चन के जरिए जितने भी कमिटी हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने थे, चाहे ड्राफ्टिंग कमेटी हो, स्टैंडिंग कमेटी, जितने भी थे, तो जितने भी कमिटीज़ है वो आप एक बार अच्छे से रटें
और जब आप वो रटेंगे तो इसका आंसर आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने कौन कौन से कमेटी का हेड किया था। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, कि विच ऑफ द कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज चेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे बताएं, इसका आंसर खोजिए और इसके साथ साथ जितने भी अलग अलग टाइप के कमेटी हैं, ठीक है, उसका भी आप चेयरपर्सन याद कर लें। चेयरपर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है आर्टिकल 13, आपको पता है क्या है, कि आर्टिकल 13 कहता है कि जितने भी लॉ हैं वो अगर वो इनकन्सिस्टेंट होंगे और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट होंगे तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड। सही है, आर्टिकल 13 यही है कि अगर मान लो कि मौलिक अधिकार के अगेंस्ट में या उसको अगर कोई ऐसा लॉ है, नियम है जो हनन करता हो उसका या उसका इनकंसिस्टेंट हो तो उसको सुप्रीम कोर्ट वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। आर्टिकल 13 यही है, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि द टर्म लॉ में इंक्लूड बोथ लेजिस्लेटिव एंड नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ। अब ये लेजिस्लेटिव एंड नॉन लेजिस्लेटिव क्या होता है? देखो, हमारे देश में लेजिस्लेटिव लॉ तो है ही, जो हमारा पार्लियामेंट बनाता है या स्टेट का लेजिस्लेचर बनाता है, पर हमारे देश में बहुत सारे नॉर्म्स हैं, बहुत सारे कल्चर हैं। तो हमारा जो सोसाइटी है उसमें भी कुछ नॉर्म्स है, कन्वेंशन है कि हाँ उसको हम फॉलो करते हैं। तो हाँ, लॉ का मतलब नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स भी होता है, कन्वेंशन भी होता है। आर्टिकल 13 में ही लॉ का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो बोथ स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे 1 और 2। अगर इसका आपको पता था तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि आर्टिकल 13 को भी बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 13 ही इम्पावर करता है जुडिशियल रिव्यू के लिए। कैसे करता है वो आप समझ रहे हो। जुडिशियल रिव्यू करेगी ना, तभी तो पता चलेगा कि फंडामेंटल राइट के खिलाफ में है या नहीं है। तो आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट डीपीएसपी रिप्रेजेंट्स द लिबरलिज्म का जो आइडियोलॉजी है, ठीक है ना, उदारवाद का जो सिद्धांत है, उसको कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो रिप्रेजेंट करता है? तो एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 6 और 14, हाँ ये लिबरलिज्म का ही प्रिंसिपल है। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम लेजिस्लेटिव पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट, ये भी सही है, ये लिबरल प्रिंसिपल ही है। और इनकरेजिंग सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, ठीक है, तो इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सेटल करना। तो ये तीनों 1, 2 और 3 जो है वो लिबरल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आ जाता है। इसका आंसर आपको अगर कोई अलग लगता है तो वो भी आप कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 19। विथ रेफरेंस टू स्टेट लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ना, ये जो क्वेश्चन है कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड, ये क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से रिसर्च करके और कोऑपरेटिव सोसाइटी पे थोड़ा सा पढ़ के इस क्वेश्चन का आंसर करें। ये क्वेश्चन क्या कहता है वो मैं आपको समझा देता हूँ, और जब आप इसको पढ़ोगे, क्योंकि मुझे पता है कि अभी आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर नहीं पढ़ा है तो हो सकता है कि आपसे ये क्वेश्चन ना बने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ। ये कहता है कि इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ सोसाइटी इज सुपरवाइज्ड बाय रिस्पेक्टिव इलेक्शन कमीशन। तो मतलब अलग अलग स्टेट के इलेक्शन कमीशन के द्वारा उनका इलेक्शन होता है सोसाइटी का। पहले तो आप मुझे बताएं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है। एज एन पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट आपको ये सारे टर्म्स पता होने चाहिए, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं मैं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि ये पॉलिटिकल है ना, पॉलिटिकल साइंस के डोमेन में आता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो होता क्या है, पहले तो आप ये एक्सप्लेन करें। स्टेट लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी का फंक्शन क्या क्या है, और उस ये क्वेश्चन का फिर आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज डिसाइडेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। क्या ऐसा होता है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है वो डिसाइड करती है कि डायरेक्टर कितने होंगे। एंड सोसाइटी इज मैंडेटेड टू हैव एटलीस्ट 2 वुमेन ऑन बोर्ड ऑफ द सोसाइटी। तो इसका आंसर भी आप मुझे खोज के कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया हैज़ अ इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट कॉल्ड प्रेसिडेंट। ऑब्वियसली है। तो दूसरा है पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इज वेस्टेड इन पीपल, बिल्कुल। एंड देयर इज एन अब्सेंस ऑफ प्रिविलेज्ड क्लास, बिल्कुल, कोई प्रिविलेज क्लास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है ना। बोल रहा है कि कौन कौन सा जो है वो रिपब्लिक का फीचर है। तो रिपब्लिक जो है हमारा देश, उसका फीचर क्या क्या है? पहला है कि प्रेसिडेंट जो है हमारा वो चुना हुआ व्यक्ति है। अनलाइक ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, वो रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक प्रिविलेज्ड क्लास अभी भी है जिसको हम राजा, अभी उनकी हुई थी ना शायद, कुछ हुआ था सेरेमनी वगैरह जहाँ पे उनको फिर राजा वाजा नियुक्त किया गया था, बहुत सारे मीम्स भी बने उस पर।
तो जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड हेड है हमारा, तो बिल्कुल सही है, रिपब्लिक का यही मतलब होता है। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी हमारे पास है, लोगों के पास है, किसी राजा के पास नहीं है, तो बिल्कुल ये भी रिपब्लिक का पार्ट है। और तीसरा है कि कोई प्रिविलेज क्लास नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे राजा बॉर्न हुआ है, यहाँ पे कोई मोनार्किकल क्लास है, इस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है। आप इसको ऐसे मत समझ लेना कि सर अदानी अंबानी भी तो एक अलग क्लास है, मिडिल क्लास, नहीं, वो क्लास की बात नहीं की जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे किसी भी क्लास का वर्णन नहीं है, हम सारे बराबर हैं। तो 1, 2 और 3, तो 1, 2, 3 जो है वो राइट हो गया, स्टेटमेंट सारे राइट है रिपब्लिक के कॉन्टेक्स्ट में। 21 नंबर क्वेश्चन देखो, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो पहला है कि हम फंडामेंटल राइट को इंस्पायर हुए बिल ऑफ राइट जो यूएसए में आया था उससे, बिल्कुल सही बात है, बहुत बेसिक बात है। वाइल सम फंडामेंटल राइट आर जस्टिसेबल, सम आर नॉन जस्टिसेबल, क्या ये सही है, बताना। नहीं, ये सही नहीं है, सारे फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है। एंड ऑल फंडामेंटल राइट आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सारे यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑल दी फंडामेंटल राइट्स, तो सारे फंडामेंटल राइट जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कुछ फंडामेंटल राइट है जो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में आप यूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम फंडामेंटल राइट स्टेट के लिए ही है, सरकार के लिए ही है। आप बताना कि स्टेट का डेफिनेशन कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, कौन से 2 आर्टिकल में स्टेट का डेफिनेशन दिया हुआ है, ये इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में देना। तो स्टेटमेंट नंबर 3 गलत हो जाएगा, तो 1 और 2 इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन प्लान व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेथड ऑफ इलेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो हमारा संविधान सभा का चुनाव हुआ था, तो संविधान सभा में जो बंदे चुन के आए थे वो कहाँ से आए थे, कहाँ से चुन के आए थे। तो कुछ लोगों को जो है वो प्रिंस ने नॉमिनेट किया था, प्रिंसली स्टेट के जो मेंबर थे, और कुछ लोग थे वो पार्शियली इलेक्टेड थे, जो प्रोविंशियल असेंबली थी उस समय, मतलब कि आज का तुम स्टेट लेजिस्लेचर मान लो, जो राज्यों की विधानसभा या परिषद होती है वो मान लो, तो जो हमारे समय उस समय में था, तो प्रोविंशियल असेंबली से कुछ लोग चुन के गए थे, पार्शियल इलेक्शन हुआ था उनका, और कुछ लोगों को प्रिंस ने चुना था, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 19 में क्या क्या नहीं है, तो ऑप्शन देख लो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो बी जो है सही हो जाएगा, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू स्टडी। ये आर्टिकल 19 में नहीं है, ये आर्टिकल 30 में है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में, 19 में बाकी तीनों हैं। उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड, जो कोर्ट इशू कब करती है, मतलब क्या इशू करती है अगर किसी को अनलॉफुली डिटेन कर लिया जाए या अरेस्ट कर लिया जाए। हैबियस कर्पस, टू हैव द बॉडी, मैंने आपको बोला भी था, क्वा वारंट ऑफ प्रोहिबिशन, हैबियस कर्पस और सर्चियोरी, ये जितने भी है, एक और है, वो क्या है कमेंट करना, उसको आप अच्छे से याद कर लो। द सोर्स ऑफ इंडिया सोवरेनिटी इज लाइज इन, भारत का जो संप्रभुता है वो कहाँ पे है, किसके पास है, तो आपके प्रियम्बल में इसका आंसर है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है तो धन्यवाद, और अगर आपने इन 25 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन भी सही किए हैं तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। आप उसी ट्रैजेक्टरी को फॉलो करें, आप जो प्रिपेयर कर रहे हैं वैसे ही प्रिपेयर करते रहें, और बेस्ट ऑफ द लक, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है। तो हमारा ये सीरीज जो क्वेश्चन का था वो सीरीज आज यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम और कुछ प्लान करेंगे आपके लिए, और कुछ नया लेके आएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।